तो मेरा नमस्कार। अ, तो जैसा कि निरंजन दा ने अभी बताया कि जो चे गुवारा है, ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि लोग इनको चेहरे से ज़्यादा पहचानते हैं और ये एक पब्लिक फिगर ऑल ओवर द वर्ल्ड बन गए हैं और वो उसके पीछे एक बहुत रीज़न है कि वो इतना फ़ेमस क्यों हुए। अ, अगर हम शुरू करें कि सारी चीज़ें शुरू कहाँ से हुई, तो जिस जगह पे इनने रिवॉल्यूशन लाया, उसका वो देश था क्यूबा। क्यूबा एक बहुत ही छोटा आइलैंड पे पूरा एक देश है और वहाँ पे वो नियर टू साउथ अमेरिका के पास है। वहाँ पर ये अर्जेंटीना से जाते हैं और ये अर्जेंटीना के वासी होते हैं और ये जाते हैं क्यूबा और क्यूबा में जाके गरीबों की हालत देखकर वहाँ के जो लोकल नेटिव लोग थे उन लोगों को देखकर इनके मन में बहुत आक्रोश आता है कि इतना इतना दर्द और इतने प्रॉब्लम में ये लोग क्यों हैं। इतनी ह्यूमैनिटी इस लेवल तक गिर गई है उनके अंदर, ये होता है कि ये ऐसा कैसे है, ऐसा क्यों है और अगर ये है तो इसको बदलना होगा। तो जब अब ये पूरे उनकी बदलाव की पूरी जर्नी के बारे में आज हम बात करेंगे कि कैसे वो अर्जेंटीना से एक मेडिकल स्टूडेंट एज अ मेडिकल स्टूडेंट थे। उसके बाद अर्जेंटीना से गए वो क्यूबा, क्यूबा में उन्होंने रेवोल्यूशन लाया और उसके बाद वो आगे मूव ऑन और कंट्रीज में मूव ऑन किया जिससे कि वो वहाँ पे भी जो गरीब लोग हैं, वहाँ के जो नम तबके लोग हैं, जो लोग बिल्कुल ऑप्रेस्ड लोग हैं, उन लोगों की मदद कर सके। तो एक ऐसे इंसान जो अलग अलग जगहों पे गए और वहां पे जाके उन लोगों की मदद करी। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक हिस्ट्री आपको एक बार बताना चाहूंगा जिससे कि एक हमें आइडिया लग जाए कि अगर हम ज्योग्राफिकली देख लें तो ये वर्ल्ड मैप के अंदर यहाँ ब्राज़ील है और ये है यूनाइटेड स्टेट्स। यहीं पे मैक्सिको आता है और मैक्सिको के बिल्कुल पास ये है क्यूबा। अगर आप देखेंगे तो बहुत ही छोटा एक आइलैंड है और इस आइलैंड पे मेजॉरिटी ऑफ रेवोल्यूशन जो लाया गया वो ची गुवारा के से वजह से लाया गया। अगर अब मैं अपनी प्रेजेंटेशन एक बार स्टार्ट करता हूँ। जैसे आप मेरी फुल स्क्रीन देख सके तो एक बार मुझे बताइएगा, क्या आप देख पा रहे हैं? निरंजन जी, आई होप हाँ मेरी स्क्रीन दिख रही है, ठीक है। तो आपने ये चेहरा काफी बार देखा होगा, ये है चे गुवारा जी, जिनने क्यूबा में जाके और अलग अलग जगहों पे जाके ह्यूमैनिटेरियन वर्क किया और वहां पे एज अ रेवोल्यूशनरी गए। तो आज हम पहले बात करेंगे कि वो थे कौन, उनने क्या क्या किया और कैसे किया। चे गुवेरा एक फिलॉसफी को फॉलो करते थे जो लोगों को काफी बाद में जाके पता चला। वो एक मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशनरी थे और बाय अपने एज अ मेडिकल स्टूडेंट पहले रहे और उसके बाद फिर फिजिशियन की तरह क्यूबा में उनने काम भी किया। वो सबसे बड़ी मेजर फिगर थी क्यूबा रेवोल्यूशन में। उनने कई बुक्स भी लिखी। वो जो रेवोल्यूशन का स्टाइल उनका था वो विद इन फॉरेस्ट और इस टाइप से अलग अलग जगहों पे एज अ मिलिटेंट, एज अ मिलिट्री ऑफिशियल भी उनने एज अ फाइट करी और उनकी अपनी जो थ्योरी थी वो काफ़ी नियर टू मार्क्सिज्म थी और फाइनली उन्हें जब रेवोल्यूशन ले आए उसके बाद उन्हें एक्सेप्ट किया कि हाँ वो मार्क्सिज्म को फॉलो करते हैं। अ, अब इस इन सब चीज़ों में एक चीज़ देखनी है कि जो मार्क्सिज्म चाहे ये लेके आए लेकिन असली में जो लीडरशिप ली, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर और जहाँ के प्रेसिडेंट जो बने वो बने फेडल कास्ट्रो। इट्स लाइक कि इन फेडल कास्ट्रो ने पॉलिटिकल विंग संभाला और मूवमेंट विंग हमारे चे गुवेरा जी ने संभाला। ऑल्दो जब रेवोल्यूशन आ गया उसके बाद इनके पास एज अ मिनिस्ट्री भी इनको एक पोजीशन दी गई और वो विद इन थोड़े टाइम मिनिस्ट्री से आगे जाकर दूसरे देशों में जाके मदद करने लगे अपनी मिनिस्ट्री को छोड़ने के बाद।
अब इनकी अगर पूरी टाइमलाइन देखी जाए, पूरा इनका लाइफ स्पैन देखा जाए, तो अब हम एक-एक करके 4 फेजेज़ में इनकी लाइफ को समझेंगे कि क्या-क्या इवेंट्स हुए, क्या-क्या इवेंट ने उनको इस तरीके से इतना अंदर से आक्रोश भर दिया कि उनको इस रेवोल्यूशन में एक हार्ड रास्ता लेना पड़ा, एक मुश्किल रास्ता चुनना पड़ा और दुनिया की मदद करनी पड़ी। 1948 में वे एज अ मेडिकल स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ विनोज में उनका एडमिशन हुआ। वहाँ पे वो एज अ मेडिसिन के स्टूडेंट की तरह पे थे। उसके बाद 1950 2 साल के बाद वो इनको ट्रैवलिंग का बहुत शौक था, स्पेसिफिकली वो बाइक ट्रैवल बहुत करते थे। तो ये अपने अर्जेंटीना की जो मेन सिटी थी जहाँ पे इनकी यूनिवर्सिटी थी, वहाँ से 4500 किलोमीटर दूर जाते हैं और आउटस्कर्ट जो उनके देश की आउटस्कर्ट्स है, जो कोने-कोने गाँव वाले इलाके हैं, वहाँ पे जाके घूमते हैं और एक टूर करते हैं। जब वो देखते हैं वहाँ पे, तो उनको पता चलता है कि यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है। 1952 में वो वापस से इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू करते हैं, जब उनके अंदर इतना गुस्सा और इतना दर्द भर जाता है कि इतनी पॉवर्टी, इतनी गरीबी है, इतनी खराब कंडीशन है लेबर्स की, तो उनको लगता है कि अब मूवमेंट लाने की ज़रूरत है, लोगों के लाइफ में बदलाव लाने की ज़रूरत है। और उसके बाद ऐसे ही वो उनको चीज़ें समझ आती है धीरे-धीरे करके कि जो कैपिटलिज़्म है वो कैसे एक्सप्लॉइट करता है लोगों को। वो कैपिटलिज़्म कैसे रिच को रिच बनाता है और पुअर को पुअर बनाता है। कैसे वो एक मटेरियलिस्टिक थ्योरी है और उसमें ह्यूमन वैल्यू ना के बराबर है। अब फेज़ 2 में जब पहुँचते हैं तो वो चे गुवेरा जी जब देखते हैं कि इतनी सारी दिक्कतें हैं, वो लोकल रिवॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। जब लोकल रिवॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं तो उनको एक डेमोक्रेटिक लीडर जेकोब से सपोर्ट मिलता है। वो बोलते हैं कि मैं कोशिश करूँगा इस पॉवर्टी को रिड्यूस करने की और जो लैंड एक्यूमुलेशन हो रखा है एक्सट्रीम लेवल पे लोगों ने लैंड इतने बड़े-बड़े एरिया लैंड के ले रखे हैं और कुछ लोगों के पास लैंड ही नहीं है। उन सबको हम रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब जेकोब जी ये बताते हैं तो चे गुवेरा का आइडिया होता है कि अगर ऐसा किया जा सकता है तो लेट्स डू इट। इसको करके हम लोगों में जो लोगों में दिक्कतें हैं, जो प्रॉब्लम है लोगों के पास, वो चीज़ ठीक होगी। इसके बाद क्या होता है, जैसे ही ये जो प्रेज़िडेंट होते हैं अर्बेन्स, उनको उनको बोला जाता है कि जेकोब अर्बेन्स इनको जैसे ही लोग चेंजेस लाने शुरू करते हैं देश में, तो तुरंत क्या होता है, अमेरिका से फोर्सेस इन्वेड करने के लिए आ जाती है। अमेरिका बोलता है कि आप जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उन जगहों पे जा रहे हैं, आप लोगों के हक छीन रहे हैं। और असली में क्या हो रहा होता है, जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट होता है, उनको ये क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे, उनको हटा रहे थे। इनका मकसद था कि जो ये गरीब लोग हैं, उन तक उनका राइट, उनका हक पूरा पहुँचे। तो अमेरिका क्या करता है, अमेरिका के जो फोर्सेस होती है वो इन्वेड करके प्रेसिडेंट को उनकी सीट से हटा देती है और वहां पे जाके एक दूसरा डमी लीडर खड़ा कर देती है, खुद प्रेसिडेंट एक को बना देती है और जिससे कि अब वहां पे इस टाइप का कोई मूवमेंट लाने की कोशिश ना करे। अब इस रेवोल्यूशन के बाद जब ये चीजें होती है, जब सामने सामने एक डेमोक्रेटिक लीडर प्रेसिडेंट जो खड़ा होता है, जो एक डेमोक्रेटिकली लीडर होता है, जैसे ही उसको हटा दिया जाता है तो चे गुवेरा को एक आइडिया लगता है कि अगर मैं डेमोक्रेटिकली ये चीज़ें नहीं ला सकता, मैं कैसे लाऊँगा? अगर इन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करके अगर एज़ अ हम पॉलिटिकल हायरार्की में भी अगर हम ऊपर चले जाएँ और हम देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट भी बन जाएँ, अगर उसके बाद भी मैं रेवोल्यूशन नहीं ला पाता, तो रेवोल्यूशन कैसे आएगा? और वहाँ से वो एक लेसन लर्न करके जाते हैं कि जो सत्ता में है, वो भी किसी के नीचे सिर झुकाते हैं और अगर हम उनसे चाहते हैं कि वो कुछ करें, तो उनके हाथ में भी असली कंट्रोल नहीं है। असली कंट्रोल के लिए हमें लोगों की ताकत चाहिए होगी, जो वहाँ के लोकल लोग होंगे, उनकी ताकत चाहिए होगी। तो अब 1994 के आसपास की बात होती है जब अर्जेंटीना से जब ये प्रेसिडेंट अर्बेन्स को हटा दिया जाता है, उसके बाद ये मैक्सिको चले जाते हैं चे गुवेरा जी। वहाँ पे जाके ये एज़ अ डॉक्टर एक मैक्सिको के हॉस्पिटल में काम करने लग जाते हैं। और उसके बाद अब उनके अंदर
जो भी दुख में और प्रॉब्लम में होता है, उनके लिए एक अंदर से उनके कॉलिंग थी कि कोई भी दिक्कत में है तो मैं उनकी मदद करूँ। तो वापस जाके वो एज़ अ डॉक्टर वहाँ जाके लोगों की मदद करने लग जाते हैं, मैक्सिको में जाके। उसके बाद 1955 में एक रिवॉल्यूशन उठने लगता है, खड़ा होने लगता है, जिसके अंदर जो बतिस्ता गवर्नमेंट होती है, जो क्यूबा की उस टाइम की एक्टिव गवर्नमेंट होती है, वो उसको हटाने की बात हो रही होती है। तो जो चे गुवेरा जी होते हैं, उनको ये आइडिया अच्छा लगता है। उनको लगता है कि अगर हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को हमने बता के कि ये चीज़ लेके आओ, ये रूल्स लेके आओ, अगर ऐसे काम नहीं हो सकता, तो अब लगता है यही एक रास्ता है कि हमें रेवोल्यूशन लाना होगा, रेवोल्यूशन लोगों की वजह से, और उसमें हमें सत्ता को हटाना होगा जो अभी पावर में उन लोगों से। और वो कैसे हटेगी? वो वहाँ के लोकल लोगों की मदद से, वहाँ के लोकल लोगों के पूरे सपोर्ट से। अब फेज़ 3 की ओर बढ़ते हुए, अब 1958 के दौरान वो अपना पहला रेबेल रेडियो स्टार्ट करते हैं। इन सारे इवेंट्स को इसमें रखने का मेरा एक मकसद है कि हर इवेंट किसी एक टाइप का एक चीज़ बता रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी हम देख रहे हैं 1958 में जो इनका फर्स्ट रेडियो होता है, रेबेल रेडियो। किसी भी रेवोल्यूशन को लाने के लिए लोगों तक पहुंचना होता है, और लोगों तक पहुंचने के लिए अलग-अलग हम सोर्सेज यूज़ करते हैं। हम मैगज़ीन्स यूज़ करते हैं, हम रेडियो यूज़ करते हैं, टीवी यूज़ करते हैं। आज के समय में हम सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं। तो उस समय के हिसाब से वो ब्रॉडकास्ट न्यूज़ करने के लिए इन एक रेडियो स्टार्ट करते हैं, रेबेल रेडियो, जिसके अंदर वो क्यूबन लोगों को इन्फॉर्म करते हैं, तैयार करते हैं, बताते हैं कि क्या-क्या उनके हित के खिलाफ हो रहा है, क्या-क्या चीज़ों से उनकी एक्सप्लॉइटेशन हो रही है। उसके बाद 1958 मार्च महीने में जब इस टाइप का इन्हें फरवरी में स्टार्ट करते हैं जब ये, तो तुरंत जो बतिस्ता गवर्नमेंट होती है वो ये हो जाता है कि यार ये प्रॉब्लम हो रही है हमारे लिए, हम पावर में रहेंगे तो इस टाइप की चीज़ें अगर होंगी तो दिक्कत होगी। वो सीधा एक रूल निकालते हैं कि अगर अगर कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलेगा या गवर्नमेंट के अगेंस्ट एज़ अ रेबेल खड़ा होगा, तो उसको एग्ज़ीक्यूट कर दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा रास्ते से। सेम ईयर 1958 में जो चे गुवेरा जी है वो सक्सेसफुली जो लास विला प्रोविंस है, वहाँ पे वहाँ का काफ़ी एरिया अपने समुदाय, जो अपना ग्रुप था उनके साथ ये वहाँ पहुँच जाते हैं, और वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है, उनको वहाँ से ओवरथ्रो कर देती है और वो सिटी को ऑक्यूपाई कर लेती है। जैसे ही ये न्यूज़ बतिस्ता को मिलती है, बतिस्ता वहाँ से चले जाते हैं डोमिनिक रिपब्लिक। अगर आप देखेंगे, डोमिनिक रिपब्लिक ये क्यूबा है, और एक क्यूबा के साइड में डोमिनिक रिपब्लिक है। जब क्यूबा के अंदर रेवोल्यूशन हुआ, तो जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर, वहाँ के जो करंट गवर्नमेंट के जो हेड थे, वो भागे डोमिनिक रिपब्लिक, जिससे कि वो उस जगह से बाहर जाए, क्योंकि लोकल लोग तैयार हो गए थे कि उनको बदलाव चाहिए था। जस्ट अ सेक। हाँ, सो अब 1958 दिसंबर में ये ऑक्यूपाई कर लेते, और बतिस्ता वहाँ से चले जाते हैं डोमिनिक रिपब्लिक, जो वहाँ के प्रेसिडेंट या हेड थे। अब 1958 जनवरी की स्टार्टिंग में जो रेबल्स होते हैं वो क्यूबा में एंटर होते हैं, और वहाँ पे गवर्नमेंट सेटल करना शुरू करते हैं। अभी तक जब लीडरशिप भाग गई, तो अब उनने अपनी लीडरशिप सेट करने के लिए एक नई गवर्नमेंट सेट करी 1959 में। 1959 में, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, चे गुवेरा लोकली क्यूबा के थे ही नहीं, वो थे अर्जेंटीना के। तो जब वो अब क्यूबा में इतना रेवोल्यूशन ले आए, तो लोगों ने उनको एज़ अ क्यूबन सिटीज़न मान लिया, एज़ अ क्यूबन सिटीज़न ले लिया गया। 1959 में उसके बाद उनने कई लॉ लेके आए, कई रूल्स और रेगुलेशन लेके आए, जिसके अंदर उन्होंने एक रूल बनाया कि जो फार्मर्स हैं, उनके पास 1000 एकड़ से ज़्यादा
लैंड नहीं हो सकता, कोई भी इतनी ज़्यादा ओनरशिप नहीं रख सकता किसी भी लैंड की। और इससे ये होगा कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो हम अनलिमिटेडली क्यों किसी को रिसोर्सेज दें। तो उनने एक लिमिटेशन लगाई कि रखना है तो 1000 तक मैक्सिमम रखा सकता है, उसके बाद अगर ज़्यादा तुम्हारे पास होगा तो दैट विल बी टेकन फ्रॉम यू और वो गरीबों को दे दिया जाएगा। उसके बाद 1959 में अब गवर्नमेंट बन चुकी है, चे गुवेरा गवर्नमेंट के एक नोन पावरफुल लीडर हो चुके हैं। अब वो कई अलग-अलग देशों में जाते हैं, वहाँ उनके साथ ट्रेड की डील्स करने के लिए। जब वो ट्रेड डील करने जाते हैं, उसके बाद थोड़े टाइम बाद ये लोगों को पता चलता है कि वो एज अ रेवोल्यूशनरी ही इज अ ग्रेट मैन, बट उनकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इज रियली लेस, जिस वजह से वो क्यूबन्स को एक फाइनेंशियल ट्रैप की ओर डाल देते हैं। एक तरह से वहाँ पे थोड़ी सी इकोनॉमिक डिसबैलेंस हो जाता है, क्योंकि उनकी रूल्स और रेगुलेशन वो ऐसी बना देते हैं जो प्रैक्टिकल रूप से नहीं चल सकती। जिस समय के दौरान कैस्ट्रोल ये चे गुवेरा जब टूर पे थे अलग-अलग ट्रेड डील्स में, तो इसी टाइम पे जो कैस्ट्रोल थे, जो वहाँ की मेन लीडरशिप जो हेड कर रहे थे, जो रेवोल्यूशन के पॉलिटिकल विंग को संभाल रहे थे, उनने धीरे-धीरे करके चे गुवेरा को आउट ऑफ लीग करने लगे। धीरे-धीरे उनको ये करने लगे कि आप पॉलिटिकल विंग से आप साइड हो जाइए, आप नॉर्मल अपना जो भी आप अपना चीज़ें करते हैं, वो चीज़ कीजिए। उसके बाद 1966 में जब वो पूरी हर जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड घूमते हैं, उसके बाद वो फाइनली ये प्लान करते हैं कि अब मैंने क्यूबा में जो मेरा मकसद था, जो पॉवर्टी और गरीबी, इलिटरेसी जो लानी थी, वो मैंने हटा दी है। और आपको जान के ये बहुत ताज्जुब होगा कि आज तक क्यूबा की लिटरेसी रेट वन ऑफ द हाईएस्ट है, इट्स नियर टू 95%। तो उनने लोगों को एजुकेट और इलिटरेसी से बाहर जिस तरह निकाला, वो एक काफी बड़ा स्टेप था वहां के लोगों के लिए, और इस वजह से भी लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं। उसके बाद उनने अलग-अलग जगहों पे जाना शुरू किया, अलग-अलग देशों में जाना शुरू किया और वहाँ पे रेवोल्यूशन लाना चाहा। वहाँ पे रेवोल्यूशनरी ग्रुप जो लोकल ग्रुप्स थे, जो चाहते थे कि उनकी देश की पॉवर्टी और गरीबी हटे, वहाँ पे जाके उन लोगों का सपोर्ट किया, क्योंकि इनको पता था कि कैसे रेवोल्यूशन लाया जाता है। पर ये सारी चीज़ जब हो रही थी, साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट ये सब देख रही थी कि ये क्या किया जा रहा है, और उनको दिख रहा था कि जो चे गुवेरा है, वो धीरे-धीरे कैपिटलिज्म का जो पावर है अलग-अलग कंट्रीज़ के ऊपर, अलग-अलग जगहों के ऊपर, वो कम कर रहे हैं। वो धीरे-धीरे उन जगहों से कैपिटलिज्म को हटा रहे हैं। जैसे उनने ये रियलाइज़ किया, उसके बाद उन लोगों ने सोचा कि इनको हम ज़िंदा नहीं रख सकते, इनको हमें एग्ज़ीक्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये रहे तो ये कैपिटलिज़्म को ख़त्म कर देंगे। 1961 में उनकी एक मुठभेड़ हुई, जिसके अंदर वो बोलिविया में थे, और वहाँ पर उनको कैप्चर कर लिया गया और फिर उनको एग्ज़ीक्यूट कर दिया गया। तो ये कहानी थी चेक गुवेरा की, कि उनने कैसे अपने अपने देश में रेवोल्यूशन, अपने अर्जेंटीना के होने के बाद भी क्यूबा जाके रेवोल्यूशन लाया, क्यूबा जाके लोगों की मदद करी, और फिर जाके बोलिविया और ऐसे और कई देशों में जाके रेवोल्यूशन लेके आया। अब बात आती है कि अगर हम सारे इवेंट्स को देखें, तो उन इवेंट से हम कुछ चीज़ें निकाल सकते हैं, उन इवेंट से हम कुछ चीज़ें समझ सकते हैं। अगर कभी भी किसी को भी रेवोल्यूशन लाना है, तो रेवोल्यूशन के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हमें इस पूरे इवेंट से समझ आते हैं। सबसे पहले वहाँ पे सफरिंग ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, लोगों के अंदर दर्द होना चाहिए, लोगों के पास प्रॉब्लम होनी चाहिए, और उनको वो जब वो पेन में होंगे तभी वो रिवोल्ट करेंगे, तभी वो अपने डर के आगे निकल के लोगों जो सत्ता में लोग हैं उनसे फाइट करेंगे या लीडरशिप रोल लेंगे। जब सफरिंग ह्यूमैनिटी है, तो उसके बाद चाहिए एक पीपल्स लीडर। अब पीपल लीडर का मतलब कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है, इसका मतलब है स्पेसिफिक वो इंसान जो जनता के लिए काम करता है, जिसका एकमात्र मकसद है कि जनता की मदद हो, जनता किसी भी तरीके से
प्रॉब्लम में ना रहे। ये एक पॉलिटिकल लीडर होते हैं, इनको लोग पसंद करते हैं। इस टाइप के लीडर इंडिया में भी हुए, जैसे कि भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जो इनके पास लोगों का सपोर्ट रहा, वो अलग ही लेवल का रहा। इवन तो वो पॉलिटिक्स में नहीं आए, लेकिन उनका जो एक लोगों के बीच में एक पॉपुलैरिटी थी, वो अलग ही लेवल की थी, क्योंकि वो लोगों के लिए जीते थे, ना कि वो अपने लिए। इसके बाद आते हैं पॉलिटिकल लीडरशिप। अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो इंडिया के कंटेक्स्ट में वल्लभ भाई पटेल, जब इंडिया से ब्रिटिशर्स जाने लगे, तो जब पावर के लिए ऊपर फाइट होने लगी कि कौन लीडरशिप लेगा, कौन लेगा, तो उस टाइम पे यही था कि अगर सुभाष चंद्र बोस जी इंडिया वापस आ जाते तो लीडरशिप सब लोग उनके लिए तैयार थे कि उन्हीं को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। हाउएवर जो और लोग थे, जब वो क्रैश में मारे गए, जो ये बात आई और बाकी चीजें बाहर आई, तो लोगों ने देखा कि पॉलिटिकल लीडर चाहिए उनको। जरूरी नहीं है कि पीपल्स लीडर पॉलिटिकल लीडर ना हो। अगर आप जैसे कि आप सभी को पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस में भी काम किया, सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पार्टी बना के भी काम किया। तो ऐसा नहीं है जो पीपल लीडर होगा वो किसी पॉलिटिकल विंग में नहीं होगा, लेकिन पीपल लीडर का मतलब है जो लोगों का बारे में सोचे और सिर्फ लोगों के लिए काम करे। उसके लिए कोई पोजीशन या उसके लिए कोई पावर उसको नहीं चाहिए, वो लोगों के लिए काम करेगा। और जब पॉलिटिकल लीडरशिप देश को मिलेगी, तो पॉलिटिकल लीडरशिप जैसे कि वल्लभ भाई पटेल इंडिया के कंटेक्स्ट में उनने लीडरशिप ली, और जो इंडिया डिवाइडेड था, उस पूरे डिवाइडेड इंडिया को उनने अपनी बोलूँगा करेज से और अपने सोच बूझ से पूरे देश को वापस से एक किया। तो इस टाइप की एक पॉलिटिकल लीडरशिप एक की जरूरत होती है किसी भी रेवोल्यूशन में। अब इन तीनों चीजों के सिवा जब हमारे पास सफरिंग ह्यूमैनिटी भी है, पॉलिटिकल लीडर भी है और पीपल लीडर भी है, उसके बाद चाहिए हमें एक कंसेप्ट, एक लिटरेचर, एक आइडिया जिसके बेसिस पे हम ये रेवोल्यूशन लाएंगे, जिसके बेसिस पे ये सारी हम चीजें करेंगे। तो जैसे कि चे गुवेरा ने किया मार्क्सिज्म के ऊपर, वो मार्क्सिज्म से इन्फ्लुएंस थे। तो वैसे ही कुछ लोग कैपिटलिज्म से इन्फ्लुएंस होते हैं, कुछ लोग अलग अलग टाइप के फिलोसफीज होते हैं। हमारे पास प्राउथ है, तो जो भी लिटरेचर है वो लिटरेचर पीपल लीडर के अंदर घुला हुआ होता है, उसको पूरी अंडरस्टैंडिंग होती है कि क्या लिटरेचर बोलता है, किस तरीके से सब चीजें चलेंगी। तो ये 4 टूल्स है एक रेवोल्यूशन को लाने के लिए। ये टूल्स मैंडेटरी है सो टू ब्रिंग अ पॉजिटिव और एक सक्सेसफुल रेवोल्यूशन लाना। मैंने आज अभी 2 भागों में आपको और मैं आज चीजें बताऊंगा। एक तो मैंने अभी आपको बताया चे गुवेरा का रेवोल्यूशन और उसकी हिस्ट्री और क्या क्या चीजें लीडरशिप में होती। अब इसके बाद ये मेरा एनालिसिस है या मेरी जितनी समझ है उसके बेसिस पे मैंने एक एनालिसिस करके जो चीजें समझी और उसको मैंने प्राउथ के मूवमेंट से जोड़ने की कोशिश करी। तो ये मेरी समझ के उसके हिसाब से है। क्या पता हम सभी अग्री ना करें या करें, लेकिन एज अ थॉट हम इस पे जरूर बात कर सकते हैं। तो अब बात आती है जो पीपल लीडर होता है, ये समाज मूवमेंट लाता है। ये समाज के अंदर समाज के ही लोगों में से खड़ा होता है, समाज को ही तैयार करता है और समाज को मतलब अवेयर करता है कि क्या हो रहा है, चीजें क्या सिनारियो है और क्या चीजें करनी है। तो अगर हम देखें समाज मूवमेंट आएगा कैसे, कैसे लाया जाएगा, तो सबसे पहले मैं आपको प्राउथ के ऊपर एक शॉर्ट में बता दूंगा कि प्राउथ क्या है। उसके बाद एक स्ट्रैटेजी है PPCCF की, आप में से शायद कुछ लोगों ने ये सुनी होगी, और उसके बाद मैं बात करूंगा कि हम क्या करें, कैसे करें और कब करें, जिससे कि ये बदलाव, ये चेंजेस, ये जो सफरिंग ह्यूमैनिटी है इस जगह पे, वो चीजें, उन चीजों में बदलाव आए। प्राउथ के प्रोपाउंडर श्री प्रभात रंजन सरकार जी है, जो एक इंडियन सोशल थिंकर है, एक्टिविस्ट है, फिलोसफर है। और 1957 में जो ओरिजिनली प्राउथ को रखा गया सिद्धांत को। लिटिल ब्रीफ अबाउट मी, मेरा नाम पीयूष है, मैं प्राउथ का एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी जान रहा हूँ, मैं भी अभी नहीं बोलूँ कि मुझे सब कुछ आता है और मेरी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग अभी नहीं है, मैं भी सीख रहा हूँ।
और प्रोफेशन वाइज मैं मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट प्रोफेशन में रहा हूँ, मीडिया इंडस्ट्री में रहा हूँ पिछले 4 साल से। और मेरा बैकग्राउंड, मैं अभी करंटली एमए साइकोलॉजी कर रहा हूँ, और इससे पहले मैंने बैचलर ऑफ कॉमर्स किया है दिल्ली से। मैं एक सोशल और इकोनॉमिक मूवमेंट के ऊपर भी बातें करता हूँ। मेरा एक यूट्यूब चैनल है डिस्कवरिंग पेनिशा के नाम से। अब आगे चलते हुए, द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी इज नॉट इन डार्क। आई हैव दिस फेथ human beings will seek and one day will realize the inextinguishability flame that remains ever burning behind the veins of darkness। ये श्री प्रभात रंजन सरकार द्वारा दिया गया एक कोट है जो मुझे काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है, और एक अंदर एक फ्लेम मेरे अंदर रहती है इसको देख के कि मैं कभी डार्कनेस की वजह से जितनी प्रॉब्लम है सोसाइटी में से उसकी वजह से उदास या उस चीज में ना जाऊं, और आगे बढ़ने की हम एक प्रेरणा लेते रहें। अब हम बात करेंगे जो स्ट्रैटेजी है पीपीसीसीएफ की। पीपीसीसीएफ की बेसिक्स जो स्ट्रैटेजी है ये बात करती है पहले अवेयरनेस के ऊपर, फिर लोगों को जागरूक अवेयर करने के ऊपर, और आखिरी में एक्सपेंशन के ऊपर। एक्सपेंशन से मतलब है ये जो कुछ लोगों में बात है वो धीरे धीरे करके और लोगों तक पहुंचे और लोगों तक फैले। पी जो इसमें पीपीसीसीएफ है, अब इसकी एक फुल फॉर्म है, मैं वो आपको बताना चाह रहा हूँ। पब्लिकेशन, फर्स्ट पी स्टैंड्स फॉर पब्लिकेशन, देन सेकंड पी स्टैंड्स फॉर प्रोपेगेंडा, सी स्टैंड्स फॉर कैडर, नेक्स्ट सी स्टैंड्स फॉर कैंडिडेट, एंड एफ स्टैंड्स फॉर फंड। अब एक एक करके मैं इन पॉइंट्स पे थोड़ा सा लाइट डालूंगा और देखेंगे कि क्या इनके अंदर चीजें इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले पब्लिकेशन से यहाँ पे जो मैं मतलब समझ पाया था वो ये था कि इतनी सारी हमारे पास जो प्राउथ का सिद्धांत का नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, कितनी सारी बुक्स हैं, वो सारी बुक्स, वो सारे डिस्कोर्स, वो सारे नॉलेज को हमें ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना है। ये वन ऑफ द पॉइंट है। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, ऐसा नहीं है कि जो ये पीपीसीसीएफ है ये एक पैटर्न में चलेगा, ये हैंड इन हैंड चलता है। ये पूरा हैंड इन हैंड मूवमेंट है। ऐसा नहीं है कि पहले पब्लिकेशन होगा, फिर प्रचार होगा, फिर नेक्स्ट पॉइंट होगा। ये चीज़ ऐसी नहीं है। ये सारी चीज़ें हैंड इन हैंड चलती है और धीरे धीरे हमें उस पर आगे बढ़ाती है। तो जो हमारा लिटरेचर है, बुक्स है, फिलॉसफी है, उसकी पब्लिकेशन, उसका कंटेंट लोगों तक अवेलेबल होना चाहिए। कोई भी जानना चाहे, ढूंढना चाहे तो उन तक ये चीज़ पहुंचनी चाहिए। और उसके लिए हम सभी लोग अपने अपने लेवल पे कर रहे हैं, जैसे कि प्राउटिस्ट फोरम अपने लेवल पे अवेयरनेस फैला रहा है। कई लोग कई प्राउथ के डेटा और इंफॉर्मेशन, कई श्री प्रभात रंजन सरकार द्वारा दिया गया कंटेंट ऑनलाइन बहुत अवेलेबल है, कोई भी ढूंढना चाहे तो ढूंढ सकता है। तो ये सारे प्राउथ के सिद्धांत की बुक्स है। तो ये सारे हुआ पब्लिकेशन। अगला पॉइंट आता है प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा से जो मैं समझ पाया, दैट इज मार्केटिंग ऑफ दैट कंसेप्ट और आइडिया। ये कंसेप्ट और आइडिया वही है जो हमने लास्ट पॉइंट में पढ़ा, पब्लिकेशन के अंदर जिस चीज के ऊपर बात होगी। अब हम जिस चीज के ऊपर हमने बात करी, जो चीज हमने समझी, जो हमने प्राउथ का सिद्धांत समझा, उसके बाद करना क्या है, इसकी मार्केटिंग करनी, इसको लोगों तक पहुंचाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और वो कैसे पहुंचाया जाएगा, उसके अलग अलग तरीके होते हैं। नुक्कड़ नाटक हो गया, रोड शोज हो गए, अलग अलग वीडियो बनाई जाए, पोस्टर्स बनाए जाए, और अलग अलग तरीके से लोगों तक कंटेंट पहुंचाया जाए, उन तक अवेयरनेस पहुंचाई जाए कि ऐसा भी कुछ है, इस टाइप की नॉलेज को फैलाया जाए। इसके बाद आता है कैडर और कैंडिडेट। कैडर वो लोग हैं जो कॉज को सपोर्ट करते हैं। जब हमने पब्लिकेशन हमारे पास है और पब्लिकेशन भी हो गया और हमने उसको मार्केट भी कर दिया, लोगों तक पहुंचा भी दिया, अब जब लोगों तक पहुंचेगा तो लोगों में कैडर तैयार होंगे। ये कैडर वो लोग हैं जो लोग प्राउथ के सिद्धांत को मानते हैं, समझते हैं, और ये उनका सोचना है कि ये सिद्धांत कारगर है और ये सिद्धांत हमें लागू कराना है। तो ऐसे लोग तैयार होंगे। कैडर, हमें कैडर तैयार करने, ये लोग कॉज को सपोर्ट करेंगे। इसके बाद आता है कैंडिडेट। इन्हीं कैडर के बीच से जितने, जब ज्यादा कैडर होंगे, बहुत ज्यादा कैडर होंगे, तो धीरे धीरे इन्हीं के अंदर से कैंडिडेट तैयार होंगे। ये कैंडिडेट कौन होंगे? जिनको इन सिद्धांत के बारे में, प्राउथ के सिद्धांत के बारे में अच्छी तरह इन डेप्थ
नॉलेज है, ये लोग प्रैक्टिकल लेवल पे वो चीज़ें फॉलो करते हैं, जैसे हमने यम नियम की बात करी, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है पूरा प्राउड का। तो इस टाइप की चीज़ें जिन लोगों के अंदर, जो लोग अपने अंदर उतार रहे हैं, बिल्कुल उसको आर्डेंटली फॉलो करने का कोशिश कर रहे हैं, जो लोग प्राउड के सिद्धांत को समझते हैं, उस टाइप के लोग धीरे-धीरे एज़ अ कैंडिडेट तैयार होंगे। ये कैंडिडेट इस कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकता है कि ये पॉलिटिकल हो, और ये इस कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है कि ये पीपल्स लीडर हो। जो हमने अभी लास्ट रेवोल्यूशन के बारे में बात करी, उसमें हमने जो पीपल्स लीडर की बात करी, ये वो लोग होंगे। ये लोगों को जागरूक करेंगे और लोग चाहेंगे इनको फॉलो करना कि ये लोग जो सिद्धांत बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, ऐसे लोग इनको फॉलो करेंगे। ये एक पब्लिक फिगर के तौर पे भी खड़े होंगे। और फाइनली एफ स्टैंड फॉर फंड। ये चीज हम सभी समझते हैं कि हर काम, हर चीज जो हम करना चाह रहे हैं उसके अंदर हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी। चाहे वो पब्लिकेशन की होगी, हमें पब्लिकेशन करना है तो हमें बुक्स छापनी है, मटेरियल छापना है, बुक्स लेके तैयार करनी है, तो उसके लिए हमें फंड चाहिए। हमें कैंडिडेट और कैडर को तैयार करना है तो हमें फंड चाहिए। हमें मार्केटिंग करनी है इस आइडिया की तो हमें फंड चाहिए। अगर ऑल ओवर देखा जाए तो फंड की हर स्टेप पे हमें रिक्वायरमेंट है। तो इस वजह से प्राउथ के सिद्धांत के अंदर हम अगर चारों इन पांचों कंसेप्ट को, इन पांचों चीजों को हम अगर फुलफिल कर दे, तो प्राउथ के सिद्धांत को लाना बहुत दूर नहीं है और बहुत मुश्किल नहीं। और ये मुझे मतलब इससे मैं बहुत श्योर हूं कि रेवोल्यूशन इज वेरी क्लोज। हमें शायद महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन रेवोल्यूशन आने वाला है और लोगों में जागरूकता आ रही है। और ये चीज किस दिन बदलेगी वो हमें देखना है। किस दिन एक आवाज उठेगी और उस टाइम पे सारे लोग खड़े होके बोलेंगे हमें अब ये चाहिए। अब उसके लिए हमें ये 5 पॉइंट और प्रैक्टिकल जो इम्प्लीमेंटेशन की हमने बात करी वो सारी करनी है। ये पीआर सरकार जी का एक बहुत ही अच्छा, मुझे एक और जो उनका कोट लगता है, यू मस्ट हैव अ फ्लेमिंग मॉरल पर्पस सो दैट ग्रीड, ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन shiver before the fire in you. Let's bring the revolution. Let's make the oppressor in fear. Let the जो दबाने वाले लोग हैं उनको दिखाते हैं कि डर क्या होता है जब लोग जागते हैं, जब लोग खड़े होते हैं।